अत्यंत सामाजिक विज्ञान के इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए। भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है? ठीक है, तो विधायिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति। भारत में संघीय व्यवस्थाओं को अपनाया गया है। ठीक है, तो संघीय व्यवस्था है हमारी भारत में। अतः केंद्र की विधायिका संसद है। ठीक है, केंद्र की विधायिका नाम क्या है? संसद, जिसमें दो सदन है, एक है राज्यसभा, दूसरी है लोकसभा। ठीक है, राज्यों के अपने अपने विधानमंडल हैं, जिसमें दो सदन विधानसभा और विधान परिषद है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन मतदाताओं प्रत्यक्ष रूप से करते हैं तथा दो सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ठीक है, तो देखो दोबारा समझा रहा हूं, दो हमारी जो केंद्र की विधायिका है वो है संसद, इसमें दो सदन है, एक राज्यसभा है और एक लोकसभा। राज्यों के अपने अपने विधानमंडल भी हैं, जिनमें दो सदन है, कौन कौन से? विधानसभा और विधान परिषद। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन मतदाता प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। ठीक है, तो लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन मतदाता क्या करते हैं? प्रत्यक्ष रूप से। अभी लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, ठीक है, आ रहे हैं। दो सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, तो दो सदस्य कौन देता है? राष्ट्रपति। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। स्वशासन की इकाइयों में ग्राम पंचायतें, ग्रामीण स्तर पर नगर निगम, शहरी क्षेत्रों के लिए विधायकों का कार्य करती हैं। भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत ही कम है। ठीक है, तो बहुत ही कम महिलाएं हैं विधायिका में। विधायिका मतलब लोकसभा में। ठीक है, लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या अभी भी बहुत कम है। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत महिला सांसदों की संख्या में निरंतर गिरावट आती रही है। ठीक है, बहुत कम होती रही है। राज्यों के विधानमंडलों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। महिलाओं प्रतिनिधियों के संबंध में भारत का स्थान विश्व के अन्य देशों की तुलना में काफी नीचे है। ठीक है, और देशों में क्या होता है? महिलाओं का वर्चस्व होता है, महिलाएं आगे बढ़ चढ़ के भाग लेती हैं इलेक्शंस में, चुनावों में, निर्वाचन में। भारत महिला प्रतिनिधित्व के मामले में अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के अनेक विकासशील देशों से भी पीछे हैं। बहुत कम संख्या में महिलाएं प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री के पदों पर आसीन हुई हैं। ठीक है, बहुत कम है ऐसी महिलाएं जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनी हैं। स्थानीय स्वशासन की इकाइयों में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के उद्देश्य से उनके लिए 1/3 स्थान का आरक्षण किया गया। ठीक है, तो 1/3 आरक्षण किया गया है। 1/3 आरक्षण का मतलब अगर 100 सीटें हैं तो लगभग 33 या 34 महिलाएं होंगी, इतना आरक्षण दिया गया है। वर्तमान में भारत में ग्रामीण तथा शहरी स्थानीय निकायों में निर्वाचित महिलाओं की संख्या हजारों में है। महिला संगठन भी यह मांग है कि संसद तथा राज्य विधानमंडलों में भी महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित किए जाएं। संसद में इस संबंध में एक विधेयक भी प्रस्तुत किया गया था, परंतु उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, क्योंकि सभी राजनीतिक दल इस विधेयक को लेकर एकमत नहीं है। कोई बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो रूल बन जाते हैं ना, अगर करना ही करना है, आरक्षण अगर हो जाता है तो फिर उतना आएगा ही आएगा। ठीक है, जैसे अपनी सीट है तो ये SC सीट है। ठीक है, तो यहाँ पर SC कैटेगरी का ही बंदा मतलब उठेगा ये। अब देखिए, भारत में लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय है? ठीक है, या दूसरा क्या बोल सकते हैं क्वेश्चन को, सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में क्या कदम उठाए गए? तो ऑब्वियस बात है, अगर लैंगिक असमानता को दूर करना है हमने तो क्या उपाय करने चाहिए? एक तो करना चाहिए गर्भावस्था में लिंग परीक्षण पर रोक लगानी चाहिए। ठीक है, तो गर्भावस्था में आपका लिंग का पता नहीं लगाना चाहिए कि पेट में जो बेबी है वो लड़का है या लड़की है। ठीक है, अगर ये पता चल जाएगा तो जो कुछ ऐसे मानसिकता वाले लोग होते हैं, है ना, जिनके दिमाग की संतुलन ठीक नहीं होता है, ठीक है, वो क्या, जिनको पुरुष प्राप्ति का ही चाहिए, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अगर पुत्री होती है शिशु तो उसको पेट में ही मरवा देते हैं, क्योंकि बहुत गलत है, बहुत बड़ा पाप है, समझ लो, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं है ना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए किसी ने भी। वैसे लिंग परीक्षण करने पर कठोर कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। ठीक है, देखो ऑलरेडी रूल बने हुए हैं, नियम बने हुए हैं इस बारे में। ठीक है, स्थानीय स्वशासन में महिलाओं के आरक्षण की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो ये भी नियम है कि महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 1954 का विशेष विवाह अधिनियम, 1955 का हिंदू विवाह अधिनियम, 1956 का हिंदू गोद ग्रहण करने तथा रख रखाव भत्ता अधिनियम पारित किया गया है। ठीक है, और 1961 का दहेज निषेध अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम का मतलब है कि दहेज न लेना। ठीक है, दहेज के लिए मना। 1971 का चिकित्सा प्रसव को समाप्त करना अधिनियम तथा समान वेतन और समान भत्ता अधिनियम 1976 में बनाया गया। ठीक है, समान वेतन और समान भत्ता मतलब सबके लिए समान, समानता का अधिकार। ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट है। हमारे जो अधिकार है ना, सबसे पहला अधिकार कौन सा आता है?
समानता का अधिकार। स्वतंत्रता से पहले कौन सा अधिकार आता है? समानता का। याद रखना, सबसे पहले चाहिए समानता, सबके साथ समान व्यवहार हो, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे कोई भी धर्म का हो, कोई भी कैटेगरी का हो। अगर समानता का अधिकार होता है तो आदमी ठीक फील करता है। अगर समानता नहीं करेगी, छुआछूत करेगा, है ना, किसी को अस्पृश्यता बोलते हैं, ठीक है, जैसे कि पहले बहुत होता था, ठीक है, कोई बोले जाते थे कि कहीं ये कैटेगरी नीचे है ऐसा करके, है ना, जो गलत है बहुत, है ना। अगर ऐसा रहेगा तो कितना बुरा लगता होगा उनको, है ना। अभी आप ही लोग हो, मैं आपसे बोलूं नहीं, आप में से एक बच्चा टेबल में बैठेगा, एक बच्चा नीचे बैठेगा, एक बच्चा मेरे से बात करेगा, दूसरा बच्चा मेरे से बात नहीं करेगा, एक बच्चा मेरे से हाथ मिला सकता है और ये बच्चा नहीं मिला सकता है, तो ये बहुत गलत है। आपको कैसा लगेगा, है ना। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। 1978 में बाल विवाह निषेध, ठीक है, तो बाल विवाह को निषेध कर दिया गया, ठीक है, अधिनियम पारित किया गया। अब बाल विवाह वैसे भी नहीं होता, पहले होता था, ठीक है। उपरांत 1985 में फौजदारी कानून लिया गया और 1984 में दहेज निषेध कानून बनाया गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे नियम है, इससे इंप्रूव हो। अब देखो, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की चर्चा कीजिए। तो राजनीतिक दलों की क्या भूमिकाएं लोकतंत्र में, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट भूमिकाएं भाई। देखो, जनमत का निर्माण करना, जनमत का निर्माण करना, है ना, जनता के मतलब हमारी तरफ आए जनता, हमको वोट दे, ये तो है। तो जनमत की शक्तियां लोकतंत्र का प्राण है, ठीक है। अगर जनता जिसको चाहेगी उसी को वही जीतेगा, ऐसा होता नहीं होता। तो ये क्या है, लोकतंत्र का प्राण है एक्चुअली। राजनीतिक दलों द्वारा ही स्वस्थ, प्रबुद्ध तथा जागरूक जनमत का निर्माण किया जाता है। राजनीतिक दल शासन से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी जनता को प्रदान करते हैं जो जनमत के निर्माण में सहायक है, ठीक है। देखो, कहते हैं ना, जिसके अभी इलेक्शन आएंगे तो हर पार्टियां अपनी आएंगी और कुछ मैनिफेस्टो तैयार करती हैं, बताती हैं कि देखो हमको अगर वो जिताओगे तो हम ये देंगे। जैसे कि मैंने देखा अभी दिल्ली की आम आदमी पार्टी है, उसने क्या बोला है, महिलाओं को 1000 रुपए मिलेंगे हर महीने, समझ लो। अभी हमारे मोदी जी ने क्या बोला है, 100 रुपए कम कर दिए, महिला दिवस बोला उन्होंने उस पर, समझ लो। तो ये लुभावनी है। कोई अब हमारे कांग्रेस वाले क्या बोल रहे हैं, कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि देखो बेरोजगारी नहीं होगी, अगर हम रोजगार नहीं दे पा रहे तो उनको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। पढ़े लिखे युवा अगर घर में बैठे हैं, रोजगार नहीं है, तो उनको पैसा मिलेगा अकाउंट में हर महीने, समझ लो, ऐसा करके। तो हर कोई अपना अपना तरफ से कुछ कोशिश करता है कि हम सत्ता में आ जाए, ठीक है। बाद में करे नहीं करे वो उनके ऊपर होता है, पर लुभावने वादे किए जाते हैं, ठीक है। जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना, ठीक है। तो राजनीतिक दल अपने विचार, सिद्धांत तथा गतिविधियों द्वारा जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करते हैं। राजनीतिक शिक्षा प्राप्त जनता राजनीति में भाग लेते हैं, ठीक है। अगर राजनीति की हमको नॉलेज होगी तो हम भी भाग लेंगे ना राजनीति में। सरकार का गठन करना, राजनीतिक दल स्वयं अपना अन्य दलों के सहयोग से सरकार का गठन करते हैं, ठीक है, करते नहीं करते। और सरकार बहुमत नहीं मिल पाता है, ठीक है, सरकार नहीं बन तो 2 पार्टियां मिलकर मतलब सरकार बना देती है, ठीक है, ऐसा रूल होता है। जनता को सुशासन प्रदान करने का प्रयास करती है, सरकार की आलोचना करना, ठीक है। तो अगर 2 पार्टियां होती है, एक तो सत्तारूढ़ दल होता है जो सत्ता में बैठा है, एक विपक्षी पार्टी होती है ना, विपक्ष में बैठते हैं जो मतलब जीत नहीं पाती है। तो विपक्ष वाले क्या करते हैं, वो जो गलत काम करते हैं, कोई भी गलत, कई बार हो जाता है, गलती हो जाती है ना, गलत कानून आ जाते हैं, तो वहां पर उनकी टांग खींचती है, बोलते हैं देखो तुमने यहाँ करा, मीडिया में आ जाती है, देखो इन्होंने ऐसा ऐसा किया, समझ लो, तो उनकी टांग खींचने में लगी होती है जो विरोधी पक्ष होता है, ठीक है। तो परंतु जो सत्ता से वंचित होते हैं, विरोधी दल होते हैं, विरोधी दल सरकार की अनुचित अथवा जन विरोधी नीतियों तथा कार्यक्रमों की आलोचना करते हैं, लोकतंत्र की सुरक्षा करते हैं, ठीक है। विरोधी दल का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। विरोधी दल होगा तभी तो आपको पता चलेगा कि क्या वो खामियां हैं। देखो, एक इंसान एक ही तरफ से सोच सकता है ना, अच्छा ही सोच सकता है, 2 पॉइंट सोचे नहीं सोचे, दूसरा पॉइंट उसका विपरीत प्रभाव क्या पड़ेगा ये सोचे नहीं सोचे। पर जो विपक्ष वाला है उसको नॉर्मली वो ये दिमाग में रहता है कि उसको नेगेटिव सोचना है, ठीक है, तभी तो उसकी पावर है, तो वो नेगेटिव भी बताता है। तो विपक्ष का होना बहुत जरूरी है ना, अच्छे लोकतंत्र के लिए विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। उम्मीदवारों का चयन करना, चुनाव में राजनीतिक दल भाग लेते हैं, वे चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करते हैं, उन्हें दल का चुनाव चिन्ह प्रदान करते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हमारा एरिया है, यहाँ पर कांग्रेस से प्रदीप टमटा उठे हैं अभी, है ना, और बीजेपी से कौन से अजय टमटा उठे हैं, पार्टी का चिन्ह मिल गया है उनको, ठीक है, कि इस पार्टी से लड़ेंगे करके। सदस्यों में एकता स्थापित करना, राजनीतिक दलों का प्रमुख कार्य अपने सदस्यों में एकता एवं सिद्धांतों के प्रति आस्था बनाए रखना है। दलों की नीतियों तथा कार्यक्रमों का निर्धारण है, राजनीतिक दल समय समय पर अपनी नीतियों तथा कार्यक्रमों की घोषणा करते हैं। और सरकार का विरोध भी कर सकते हैं हम, अगर देखो रोजगार नहीं मिल रहा है, जैसे यहाँ पर रोड के लिए करते हैं लोग, है ना, रोड के लिए धरना दे सकते हैं कि रोड नहीं आ रही भाई हमारे घर घर में, धरना दे सकते हैं, चक्का जाम कर सकते हैं,
सुमिश्वर में कर सकते हैं, डीएम ऑफिस में कर सकते हैं, है ना। तभी तो जब वो करेंगे, रैलियां निकालेंगे, जनसभाएं करेंगे, हड़तालें करेंगे, तभी तो आवाज उठेगी, सरकार तक आवाज जाती है तो सरकार एक्शन लेती है, समझो। तो ये चीजें हैं। तो हमारे जो राष्ट्रीय दल हैं, अगर पूछेगा तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी बोलिएगा, और अगर क्षेत्रीय दलों के नाम पूछेगा तो समाजवादी पार्टी, अकाली दल, इस टाइप के आप नाम लिखेंगे, ठीक है। अगर बोलेगा राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां हैं, तो क्या बोलोगे, गलतियों के लिए राजनीतिक दलों का दोषारोपण, एक का दोष दूसरों पर रोकते हैं ना, बोलते नहीं है। जैसे कि बीजेपी वाले बोलते हैं तो कांग्रेस ने इतने सालों से 70 सालों से लुटाए उनको, खोखला कर दिया देश को, और कांग्रेस वाले बीजेपी वाले से बोलते हैं देखो तुमने इतने तगड़े तगड़े वादे किए, 15 लाख तुम्हारे अकाउंट में आएंगे, आए क्या? जो भी हमारा स्विस बैंक में, विदेशों में जो भी हमारा काला धन है सब वापस आएगा, आएगा क्या? सब सिलेंडर हमारे सस्ते में मिलेंगे, मिला क्या? और जो महंगा हो गया, ऐसा करके तो एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं, इनका विरोध दोषारोपण करना है इनका, ठीक है। आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, ठीक है। साधारण सदस्यों की उपेक्षा, जो नॉर्मल सदस्य हैं उनकी उपेक्षा की जाती है ना। वंशवादी उत्तराधिकार, कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो वंशवादी करते हैं, है ना। जैसे बहुत सारी पार्टियों में ऐसा है, वंशवादी चलती हैं, जैसे कि कांग्रेस पर आरोप लगते हैं कि गांधी गांधी ही कोई प्रमोट करते हैं, समझ लो। ऐसा नॉर्मली मतलब छोटी छोटी पार्टी हैं, जैसे समाजवादी पार्टी में भी बोला जाता है, यादव को ही आगे बढ़ाते हैं, समझ लो। और इस टाइप का माना जाता है। धन की महत्ता है, धन की इंपोर्टेंस है, जिसके पास पैसा है वही जीतता है। हम देखते हैं धन का दुरुपयोग करते हैं प्रचार प्रसार में, पैसा देके वोट खरीदा जाता है, नशा की चीजें दी जाती हैं, ठीक है। सार्थक विकल्प का अभाव है ना, जैसे कि हमारे एरिया है वहां पर विकल्प का अभाव है, ठीक है। क्योंकि रिजर्व में एससी कैटेगरी का लिए है ये सीट, ठीक है, तो यहाँ पर एससी वाला उठ सकता है, जनरल वाला उठ नहीं सकता किसी भी रीजन में, तो अभाव है, ठीक है। विकल्प नहीं है, इसकी वजह से कुछ ही नेता है हमारे जो मतलब आगे बढ़ते रहते हैं, हर ऑप्शन ही नहीं है। राजनीति का अपराधीकरण, ठीक है, राजनीतिक लोग अपराध में भी संलिप्त हैं, ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोलना है लोग लोकतंत्र क्यों पसंद करते हैं, 4 कारण दीजिए, ठीक है। तो लोकतंत्र एक अच्छी शासन व्यवस्था क्यों है, ऐसा करके पूछ सकता है, तो क्या आप क्या बोलेंगे, लोकतंत्र एक पारदर्शी शासन व्यवस्था है, ठीक है। पारदर्शी मतलब जैसे कि एक कांच का गिलास होता है, इसमें आर पार दिखता है, समझ लो, पारदर्शी है, ठीक है, पता चलता है अपने को। लोकतंत्र में इस बात की पूर्ण व्यवस्था होती है कि निर्णय विधि सम्मत होते हैं, और अगर कोई भी नागरिक यह जानना चाहे कि निर्णय लेने में नियम का पालन हुआ है या नहीं, वो इसका पता लगा सकता है। नियमित और निष्पक्ष चुनाव, प्रमुख नीतियों और नए कानूनों पर सार्वजनिक बहस और सरकार तथा उनके कामकाज के विषय में जानकारी पाने का अधिकार, सूचना का अधिकार है, ठीक है, सूचना का अधिकार है, बहुत इंपोर्टेंट अधिकार है, सूचना का अधिकार आ सकता है, सूचना का अधिकार, है ना। देखो आपने सुना होगा आरटीआई, सुना होगा, आरटीआई एक एक्ट है, ठीक है, कानून है, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार बोलते हैं, क्या कर सकते हो आप, किसी का भी मतलब हिस्ट्री चेक कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, हमारे एरिया में कोई काम हुआ है विकास कार्य, ठीक है, उसमें कितना पैसा खर्च हुआ, क्या रिपोर्ट है, तो आरटीआई के तहत आप पता कर सकते हो। कोई आपका पटवारी है, कोई आपके वहां का ग्राम पंचायत अधिकारी है ना, कोई सरपंच है, कोई आपका जिलाधिकारी ही क्यों ना है ना, तो अगर आपके संग मतलब हेराफेरी कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तुम्हारे, तो आपको आरटीआई एक्ट के तहत आप उस कार्रवाई कर सकते हो, पूरी जानकारी ले सकते हो, समझ लो ये चीज है। बहुत इंपोर्टेंट एक्ट है, बहुत अच्छा एक्ट है एक्चुअली, समझ लो, जनता का शोषण नहीं हो इसलिए। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं वैध शासन व्यवस्था है, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लोगों के अपनी शासन व्यवस्था है। यह व्यवस्था नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, व्यक्तियों की गरिमा को बढ़ाती है, टकराव को कम करती है, इसमें गलतियां सुधारने की संभावना होती है, ठीक है। अब लोकतंत्र की डेफिनेशन तो आप जानते हो, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा